बच्चों यहाँ पे हमने आपके साथ एक्सरसाइज 11.4 का डिस्कशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का पहले कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार हेडिंग डाल देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो बच्चों इसका डिस्कशन हम लोग ने पहले किया था और तब मैंने आपको काफी सारी थ्योरी बताई थी, ट्रायंगल्स वगैरह के बारे में बताया था वो कितने तरह के होते हैं। तो ये सारी थ्योरी बच्चों आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और 11.4 के जो सारे क्वेश्चंस है वो मैंने ही आपके साथ डिस्कस किए थे एक एक करके, ट्रू फॉल्स वगैरह सब। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ एक्सरसाइज 11.2 का। तो क्योंकि 11.2, 11.4 और इसके अलावा 3 डायमेंशनल जो शेप्स हैं वो सभी आपके कोर्स में आ रहे हैं। तो एक बार मैं आपका फिर से रिवीजन करा रहा हूँ एक्सरसाइज 11.2 के लिए, और इसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि भाई इसमें क्वेश्चंस करते कैसे हैं। तो जिन बच्चों के पास बुक्स हैं तो वो अपनी बुक्स खोल सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, अभी मैं इसका डिस्कशन करूंगा, आपको समझने पे ज्यादा ध्यान देना होगा और आपस में बातचीत नहीं करनी होगी। चलिए भाई, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 11.2 का भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर तो समझना होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। जैसे बच्चों आपको मैं कहता हूँ कि भैया आपने इससे पहले सर्कल अभी थोड़ी देर पहले ही आज ही के दिन पे पढ़ा है, तो आपने सर्कल तो बनाया ही था। तो बच्चों जब आप सर्कल बनाते हैं ना तो आपको कुछ बातों पे ध्यान देना होगा कि सर्कल में क्या खास बातें और हो रही है। तो सर्किल को बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो हम सर्किल को ऐसे 4 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। देखो मैं 4 हिस्सों में सर्किल को आपके सामने ही ब्रेक करके दिखा देता हूँ। देखो 4 हिस्सों में ब्रेक हो गया ना ये सर्किल। तो बच्चों जब हम इसको 4 हिस्सों में ब्रेक करते हैं ना तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये वाला एंगल बच्चों कितना होता है, 90 डिग्री। क्योंकि आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल जो होता है 90 होता है। क्योंकि अगर आपने 90 अगर बच्चों ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में कभी देखा भी है तो 90 यानी कि राइट एंगल, आपने 11.4 में भी देखा था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज कॉल्ड वन राइट एंगल। एक राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि वहां पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। और बच्चों अगर हम उसमें फिर से एक 90 ऐड कर देंगे, लेट्स मैंने फिर से इसमें 90 ऐड किया, ये देखो मैंने फिर से एक 90 ऐड किया, तो 90 और 90 क्या हो जाता है, 180। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन कभी भी आपको मिलती है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे आपको एंगल जो नजर आएगा वो 90 + 90 यानी कि 180 डिग्री नजर आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा कि भाई स्ट्रेट लाइन तभी बनती है जब उसमें 2 राइट एंगल आपस में कंबाइन होते हैं। अभी मैंने आपको कंबाइन करके भी दिखाया, नहीं समझे तो दोबारा समझो। देखो 90 + 90 अगर कंबाइन करते हैं तो क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन। यानी स्ट्रेट लाइन में बच्चों कितने राइट एंगल होते हैं, 2। एक यहाँ पे भी 90 बनता है और फिर एक वहां पे भी 90 होता है। यानी कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको 2 राइट एंगल की जरूरत पड़ती है। और बच्चों अगर आपने फिर से 90 ले लिया तो ये हो जाएगा 90 + 90 + 90 यानी कि 270। और बच्चों आपने फिर अगर 90 ले लिया तो तुम कहोगे फिर 90 ले लिया तो सर ये कंप्लीट रोटेशन बन गया। और बच्चों अगर ये कंप्लीट रोटेशन यानी कि 90 90 90 90 करके 4 बार लेते हो तो ये कंप्लीट रोटेशन कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जब आप घूम करके ऐसे चलते हैं और ऐसे वापस आ जाते हैं तो ये कंप्लीट रोटेशन होता है। और या इसको हम 1 रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं, है ना, 1 कंप्लीट रोटेशन भी कह सकते हैं, 1 टर्न भी कह सकते हैं। तो आपको ये नोटेशन में याद रखना होगा कि अगर कोई 1 टर्न है, क्या है, 1 टर्न है, 1 टर्न का मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन है। तो 1 कंप्लीट रोटेशन को आपको थ्योरी नोट्स में इन्वॉल्व करना होगा और उसको एंगल के टर्म्स में लिखना होगा, 360 डिग्री। क्या होता है, 360 डिग्री, क्योंकि 90 90 90 90 तो कितना हो गया था, 360 डिग्री। बच्चों डिग्री को ऐसे छोटा सा ऐसे डॉट बना के दिखाते हैं। ये देखो मैंने आपके सामने एक डॉट बनाया, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 360 डिग्री।
अब बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे क्योंकि हमें याद हो गया कि भैया 1 टर्न मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन, दैट मींस 360 डिग्री। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि 1 टर्न इज आल्सो कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। चलिए अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरी बातों पे। चलिए आगे बच्चों देखते हैं, हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन शायद कल एग्जाम में आएगा क्योंकि घड़ी वाला क्वेश्चन तो पिछले साल भी एग्जाम में आया था, हो सकता है दोबारा फिर से आ जाए। देखो क्या लिखा है, what fraction of a clockwise revolution does the R hand of a clock turn through when it moves from 12 to 6? तो बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ के तो आधे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन में लिखा क्या। आप दोबारा समझ लीजिए क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है। तो बच्चों आपको पता होगा कि अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आप घड़ी की डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखिए आपने बोर्ड की तरफ देखिए, आप घड़ी की डायरेक्शन में चलते हैं। तो जब आप घड़ी की डायरेक्शन में चलते हैं तो उसको आप क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। लेकिन बच्चों जब आप घड़ी के उल्टा चलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। तो उसमें बच्चों आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको रोटेशन कैसा करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। तो बच्चों घड़ी सुन करके मेरे को याद आ रहा है, मैंने घड़ी आपको बहुत बार बनाना सिखाई है जितना भी याद आ रहा है, कि यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले 12 लिखते हैं, फिर मैंने बताया था 6 लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं 9 लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं 3। बच्चों में याद आ रहा है मैंने घड़ी वाले क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं। तो बच्चों ये मैंने इतने कराए कि मेरे को रट गए हैं। चलिए बच्चों अब क्या करना है, बच्चों कह रहा है ये आर वाली जो सुई है ना वो कहाँ से कहाँ भी है, 12 से 6 पे। तो बच्चों वो आर वाली सुई पहले 12 पे होगी, फिर उसने कैसा रोटेशन किया है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन किया है ना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन करने पे वो कहाँ पर आ गई है, 6 पे आ गई है। तो 12 से 6 पर जब आई है क्लॉकवाइज रोटेशन करने पर, तो बच्चों उसने कितने राइट एंगल कवर किए हैं, 2 राइट एंगल। क्योंकि 2 राइट एंगल होंगे ना यहाँ पे, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। बहुत बढ़िया, दी ने जवाब दिया तुरंत 180। मतलब इसमें कितने राइट एंगल हैं, 2 राइट एंगल है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भैया इसमें कितने राइट एंगल इन्वॉल्व हैं जब वो आर वाली सुई क्लॉकवाइज रोटेशन करके 12 से 6 पे आती है। तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे बच्चा, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ राइट एंगल्स। कितने होंगे इसमें नंबर ऑफ राइट एंगल्स, 2। ठीक है ना। और बच्चों ये कंप्लीट रोटेशन क्या होता है, कहोगे सर ये कंप्लीट रोटेशन होता है, लेकिन सर ये कंप्लीट नहीं है, ये तो आधा है, तो उसको क्या कहेंगे, हाफ रोटेशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इसमें क्या है, हाफ। या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन टर्न, है ना। उसको आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन भी कह सकते हो। ये पूरा नहीं है, ये हाफ है, तो उसको क्या लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो। मेरे ख्याल से बच्चों ये घड़ी वाले क्वेश्चन तो आपको याद आ गए होंगे। एक बच्चों और कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे आपको और आइडिया पड़ जाएगा। चलो बच्चों मैं तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए अब मैं थर्ड वाला पार्ट और कर लेता हूँ। सबसे पहले बच्चों मेरे को याद आ गया, मैं बार बार बहुत बार घड़ी बनानी सिखाई थी मैंने आपको। यहाँ पे 12 आ गया, फिर यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। अब बच्चों इसमें क्या लिखा है कि 1 से 10, तो बच्चों बाकी भी बनाओ। फिर 1 2 4 5 7 8 10 11। चलो बच्चों सुई बनाओ, कौन सी सुई है, पहले 1 बजे पे थी, फिर क्या हो गई वो सुई, क्लॉकवाइज रोटेशन करके 10 पे आ गई, यहाँ पर आ गई, कितना आ गई, यहाँ पर। तो बच्चों मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, ये देखो, हाँ अरे वाह, तुम सही, गुड़िया ने बिल्कुल सही बताया कि सर ये आपने चिल्ला चिल्ला के बताया था, और ये सर क्लॉकवाइज रोटेशन करके सुई यहाँ पर आई। और अगर आप नहीं याद रख पाते हैं तो आप क्या करिए, आप ये पूरा एंगल सोचिए कितना होगा। बच्चों अगर आप इसको डॉट भी देखिए, पूरा ना करके अगर आप इसको डॉट करके पीछे भी एक्सटेंड करेंगे ना लाइन, तो भी आपको नजर आने लगेगा कि ये एंगल कितना हुआ, 180। और फिर बच्चों ये आपको सीधा सीधा क्या 90 नहीं नजर आ रहा है, तो कितना हो गया,
180 प्लस 90, यानी बच्चों आपको दो राइट एंगल तो यहाँ पे मिल गए और एक राइट एंगल यहाँ पे मिल गया। यानी कि जब आर वाली सुई 1 से 10 पर आती है तो कितने राइट एंगल कवर करती है? 3 राइट एंगल कवर करती है ना? क्या ये बात समझ में आई? तो कितनी राइट एंगल कवर कर रही है? 3। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ राइट एंगल। कितने हो गए नंबर ऑफ राइट एंगल? 3। और बच्चों रिवॉल्यूशन कितना हुआ? तो कहोगे सर रिवॉल्यूशन 3/4 है। कितना है? 3/4। क्योंकि सर पहले तो उसने हाफ किया था और हाफ के बाद 90 फिर से कर दिया तो 3/4 हो गया। कितना हो गया? 3/4। तो इसमें रिवॉल्यूशन आधे से भी ज्यादा है तो क्या हो गया? 3/4। तो आप ये भी लिखिएगा फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है? 3/4। तो बच्चों मेरे को लग रहा है इसको और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, शायद आप इसको समझ गए होंगे। अब बच्चों एक जो क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं वो थ्योरी उनकी मिसिंग होती है, तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। बच्चों याद रखिए एक एंगल होता है जिसको हम लोग कहते हैं लवली एंगल, या उसको कई बच्चे रिफ्लेक्स एंगल के नाम से भी जानते हैं। जो स्कूल वाली मैम पढ़ाती है ना वो कभी कभी इस एंगल को लवली एंगल भी कहती है। क्या कहती है? लवली एंगल का मतलब रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो बच्चों रिफ्लेक्स एंगल में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सारे बच्चों को रट जाता है कि स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है, दैट मींस 2 राइट एंगल होता है, उसमें हाफ टर्न होता है। एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, वो 1/4 टर्न होता है। रिफ्लेक्स एंगल में कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो नाम से पता ही नहीं पड़ रहा है क्या है। तो उसमें लिखा है एन एंगल whose measure lies between 180 and 360 is called reflex angle। यानी कोई भी एक ऐसा एंगल जो किसके बीच में लाई करे? 180 से लेकर के 360 के बीच में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन वो किसके बीच में होना चाहिए? 180 और 360 के बीच में। जैसे मैं पूछूं 190 तो क्या ये रिफ्लेक्स एंगल है? यस सर है, क्योंकि 180 और 360 के बीच में है। हमने पूछा 350 होगी, यस सर है, क्योंकि ये 180 और 360 के बीच में है। तो आपको याद रखना होगा डेफिनेशन, कोई भी एंगल जो 180 और 360 के बीच में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। मैं लिख देता हूं an angle whose measures an angle whose measures lies between 180 degree and 360 degree is called a रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं इसको? हम रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और बच्चों जीरो एंगल क्या होता है? एन एंगल ऑफ मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड अ जीरो एंगल। मतलब कोई एंगल बना ही नहीं है, इसका मतलब वहां पर क्या है? पॉइंट है। क्या है वहां पे? पॉइंट है, बेचारा उसका कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। तो जीरो एंगल भी हो सकता है कोई आपको कंफ्यूज करे, तो जीरो एंगल का मतलब भी आप समझ लेना। एन एंगल ऑफ मेजरमेंट इज 0 इज कॉल्ड अ जीरो एंगल। तो बच्चों ये कंफ्यूजन वाले पॉइंट है, यहीं पर क्वेश्चन हो सकता है आपको फंसा दिया जाए और आप उसका गलत जवाब दे करके आ जाए। एन एंगल ऑफ मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। ठीक है, ये बच्चों आपको याद रहे। और बच्चों कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। कोई भी आपसे पूछे 360 डिग्री क्या है तो तुम कहोगे वो तो तभी बनता है जब एंगल पूरा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? whose measure is 360 डिग्री, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
कंप्लीट एंगल। तो बच्चों ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले पॉइंट है। और 11.4 में तो आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के बता ही दिया था, जो एंगल 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं उनको एक्यूट कहते हैं, जो एंगल 90 डिग्री हो जाता है उसको राइट एंगल कहते हैं, जो 90 से 180 के बीच में लाई करता है उसको ऑब्ट्यूज कहते हैं, जो 180 से 360 के बीच में लाई करता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जो 180 हो जाता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अरे हाँ, स्ट्रेट एंगल जरूर याद रखना। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। तो ये भी मैं अलग से लिख देता हूं कि भैया STRAIGST स्ट्रेट एंगल क्या होगा, जिसका मेजर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, चलो। तो बच्चों मैंने आपको ये सारी बातें अच्छे से बता दी। तो अब बच्चों ये भी याद रखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ईस्ट, यहाँ पे लिखते हैं वेस्ट, फिर यहाँ लिखते हैं नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और फिर साउथ। इस तरह से बच्चों नोटेशंस लेते हैं अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाने की जरूरत पड़ जाए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, which direction will you face if you starting facing east and make half of a revolution clockwise। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कह रहा है which direction will you face if you start facing east and make half of a revolution clockwise। तो अगर हम बच्चों ईस्ट से चलना चालू करते हैं और हाफ रिवॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मेरे ख्याल से आप गलत बता रहे हैं। क्लॉकवाइज चलना है, ईस्ट से चलना है। अगर बच्चों ऐसे जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है, कैसे जाना है, क्लॉकवाइज। क्या लिखना है, क्लॉकवाइज। तो बच्चों क्लॉकवाइज में भी कितना जाना है, 1/4 रिवॉल्यूशन नहीं, अभी जो आपने बनाया है वो तो 1/4 है। आपको कितना जाना है, हाफ रिवॉल्यूशन जाना है ई से चालू करके। तो हाफ रिवॉल्यूशन तो अब कंप्लीट हुआ। तो जब हम ईस्ट से चालू करके हाफ रिवॉल्यूशन चलेंगे वो भी क्लॉकवाइज में, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, वेस्ट में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे, वेस्ट में पहुंचेंगे। देखो सबने इसका जवाब पहले गलत दिया था। अब देखो बच्चों सही बताओ, मैं फिर से आपको डायग्राम्स के नोटेशन देता हूँ। और मैं ये कहाँ से बता रहा हूँ, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ जो पेज नंबर 232 पर है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप 232 पे फिर से रिव्यू करिए एग्जांपल 2 को। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले इनको करने के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाना पड़ता है। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, which direction will you face if you start facing east and make, बच्चों ईस्ट से चालू करना है। ये बच्चों ईस्ट पे खड़े हो गए, ठीक है। अब ईस्ट से चालू करके कहां तक पहुंचना है, मेक 3/4 रिवॉल्यूशन। अरे बाप रे, एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है। तो बच्चों 3/4 कितना हुआ, 90 90 और फिर 90, ये 3/4 रिवॉल्यूशन हुआ। और हम कहाँ पहुंचे हैं, साउथ पे पहुंचे हैं। तो मैंने कौन सा पार्ट किया, सेकंड वाला पार्ट। तो ईस्ट से चालू करके अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे साउथ में पहुंच जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, साउथ। यहाँ पे आंसर क्या था हाफ रिवॉल्यूशन चलने पर, वेस्ट। समझ गए। अब बच्चों देखो एक इसने क्वेश्चन घुमा के दिया है, वो पक्का गलत हो जाएगा अगर आ गया। देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखना ईस्ट, फिर यहाँ लिखना वेस्ट, फिर यहाँ लिखना नॉर्थ, फिर यहाँ लिखना साउथ। देखो क्या लिखा है, which direction will you face if you start facing south। साउथ, सबसे पहले बच्चों साउथ पे खड़े हो जाओ, साउथ पे खड़े हो गए, एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन। अरे इसमें तो कह रहा है फुल रिवॉल्यूशन। अब फुल रिवॉल्यूशन बच्चों अगर हम क्लॉकवाइज करते हैं तो भी हम यहाँ पर पहुंचेंगे, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो अगर हम साउथ पे खड़े होकर के फुल रिवॉल्यूशन करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, साउथ पर वापस आ जाएंगे, चाहे हम क्लॉकवाइज चलें चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज चलें। तो बच्चों एग्जाम में आपको सिर्फ क्या बताना पड़ेगा,
क्या कि डायरेक्शन कौन सा। तो बच्चों ये फिलहाल अभी आप एक्सरसाइज 11.2 अगर आप घर पे जाएंगे तो अब आप कर लेंगे, क्योंकि 11.2 की आपको थ्योरी पूरी पढ़ा दी गई है। अगर आप घर पे जाएंगे तो उस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे करते हैं। यहाँ तक के जुड़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।